भी दावा किया है। हरियाणा के पलवल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक टोल प्लाजा पर जमकर लूटपाट की। ये सभी बदमाश वहां एक सफेद गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे और टोल प्लाजा के एक बूथ पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। फिर अचानक हथियारबंद दो बदमाश गाड़ी से उतरे और उनमें एक बदमाश उस बूथ के अंदर घुस गया। उसके हाथ में तलवार को देख वहां बैठे कर्मचारी तुरंत भाग गए। उस बदमाश ने तुरंत वहां रखे पैसे निकाले और दूसरे बूथ की तरफ बढ़ गया। दूसरे बूथ के अंदर दो कर्मचारी थे, जिनमें एक तो निकल गया, लेकिन दूसरा डर के मारे जमीन पर बैठ गया। जैसे ही वो बदमाश वहां पहुंचा तो उसने तलवार से उसे डराने की कोशिश की। फिर वहां रखे पैसों को लेकर वो आराम से चलता बना। 4,500 के करीब जो बूथ में पैसे थे, उनको भी लेकर वो वहाँ से भाग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि उसने बदमाशों की पहचान कर ली है। जो पहचान समझ में आ रही है, उसके तौर पे टीम गठित कर दी गई है। बताया गया कि इस टोल प्लाजा पर कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आप मोबाइल फोन के जरिए किसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश किया है। दरअसल ये रैकेट आमतौर पर लोगों से एक्सटॉर्शन मतलब जबरन वसूली करता था, और सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ये शातिर ऐप के जरिए भी बड़े पैमाने पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। दोस्ती के नाम पर दगा, इंटरनेट के जरिए डर्टी गेम, एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़, ऐप के जरिए वसूली का धंधा। डेटिंग ऐप के जरिए डर का सौदा कैसे होता है और उस डर की आड़ में कैसे ब्लैकमेल करके वसूली की जा सकती है, इसके बारे में इन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन लोगों के चेहरे बेशक ढके हैं, लेकिन इनकी करतूतें खुलेआम लोगों की जेबों पर डाका डाल चुकी हैं। डेटिंग साइट के ऐप के जरिए लोगों को कैसे ठगा जाए और बेशर्म तस्वीरों के जरिए कैसे अपना उल्लू सीधा किया जाए, इस खेल के ये तीनों उस्ताद बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह अलग अलग मोबाइल ऐप के जरिए एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। पुलिस ने रैकेट में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़की भी है। क्राइम ब्रांच में स्टार्स 2 की टीम ने डीसीपी मनोज और एसीपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो टिंडर ऐप के जरिए पैसे वाले व्यापारी, कारोबारी और अन्य व्यक्तियों को टारगेट करते थे और उनका वीडियो बनाकर उनको हनी ट्रैप करते थे और फिर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने जब इस गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी बताई, वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। बकौल पुलिस ये गिरोह टिंडर ऐप और फेसबुक के जरिए बड़े कारोबारियों और बिगड़े नवाबजादों के साथ दिल्लगी करते थे और उन्हें अपना टारगेट बनाते थे। इसके लिए ये गिरोह लड़कियों और कॉल गर्ल का इस्तेमाल करते थे। अपने टारगेट को होटल में बुलाते थे। होटल के कमरे में ये गिरोह लड़की के हैंडबैग में स्पाई कैमरा फिट कर देते थे, जिससे कमरे में इनके शिकार के निजी पलों की तस्वीरें कैद हो जाती थीं और बाद में वही तस्वीरें इनकी कमाई का जरिया बनती थी। जो कंप्लेंट अभी क्राइम ब्रांच में आई थी, उसमें एक व्यापारी जो कि साउथ दिल्ली की तरफ का है, उससे 1 करोड़ की एक्सटॉर्शन मांगने की फिराक में ये तीनों व्यक्ति थे। तीनों को गिरफ्तार कर 2 स्पाई कैमरे, 1 लैपटॉप, 4 माइक्रो SD कार्ड, 6 फोन ये बरामद किए गए हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है, उनमें से एक आरोपी इंजीनियर है और पकड़ी गई लड़की भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। इसके अलावा एक आरोपी का गारमेंट का बिजनेस भी था। दोनों आरोपी लड़कों की पहचान आर्यन दीक्षित और राज किशोर के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद ये लोग अपने मन मुताबिक मौज मस्ती नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा इन लोगों ने अपने हुनर का इस्तेमाल इस रैकेट को चलाने में किया। पुलिस को गुरुग्राम से एक्सटॉर्शन के कई मामलों की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने बकायदा जाल बिछाकर इन लोगों को दबोचा है। दिल्ली पुलिस
पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो दिल्ली एनसीआर के बड़े बिजनेसमैनों को टारगेट करता था और फिर इस रैकेट में शामिल कॉल गर्ल्स और दूसरी खूबसूरत लड़कियां इन टारगेट्स को दिल्ली एनसीआर के 3 स्टार और 5 स्टार होटल में बुलाती थी, जहां पर होटल के कमरे में पहले से ही स्पाई हैंडबैग कैमरे लगे होते थे। इन टारगेट की आपत्तिजनक फोटो खींची जाती थी और फिर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया उसमें 2 आरोपी लड़के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, जबकि तीसरी आरोपी लड़की भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी है और तीनों ही बेहद अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करके अब इनके फैले हुए नेटवर्क और शिकारों की तलाश तेज कर दी है। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड भी शामिल है। आपको बता दें, स्पेशल सेल ने बदमाशों के आने की जानकारी मिलने के बाद उनकी घेराबंदी की और शास्त्री पार्क के पास मुठभेड़ में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। वित्त मंत्री के घर महिला मंत्रियों के लिए टी पार्टी का आयोजन किया गया। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोदी कैबिनेट में शामिल हुई सभी महिला मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा में कुछ और ढील के साथ लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा खोलने की अनुमति दी गई है। असम के एक ठेकेदार से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार होने के आरोप में पुलिस ने बिहार के वैशाली से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ड्राइवर का काम करने वाला ये आरोपी ठेकेदार को चकमा देकर पैसे लेकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 85 लाख रुपए बरामद करने का दावा किया है। लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हरदोई स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने तलाशी ली। संदिग्ध सवारी और उनके सामान की चेकिंग की ताकि किसी उनके अंदर कोई अनपेक्षित जो है चीज सामान को लेकर के यात्रा न करे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 देसी पिस्तौल भी जब्त कर ली है। राजस्थान के नागौर में टैंकर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि टैंकर का ड्राइवर उसके कैबिन में फंस गया। मौके पर जुटे लोगों ने काफी कोशिश के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। ब्रिटिश कारोबारी और वर्जिन अटलांटिक के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन का अंतरिक्ष का सफर करने का सपना पूरा हो गया। 70 साल की उम्र में रिचर्ड ब्रेंसन ने अपने कुछ साथियों के साथ अंतरिक्ष का सफर किया, जिसमें भारत में जन्मी सिरीशा बांदला भी शामिल थी। कल्पना चावला के बाद सिरीशा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली ऐसी दूसरी महिला बन गई हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप में से रिचर्ड ब्रेंसन समेत सभी लोगों ने उड़ान भरी और कुछ देर बाद उनका यान स्पेस में पहुंच गया। बताया गया कि रिचर्ड और उनके साथियों ने 4 मिनट से ज्यादा का वक्त अंतरिक्ष में बिताया और जब उनका यान धरती पर लैंड हुआ तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से आतंकियों के एक मददगार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को हथियार और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया शख्स पुलवामा के रहने वाला है, जो आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करता था। आपको बता दें, पुलिस ने दावा किया कि आतंकियों के मददगार ने पूछताछ में कबूला है कि जो हथियार ड्रोन से गिराए गए थे वो हथियार उसे आतंकियों तक पहुंचाने थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने नई नीति के ऐलान के दौरान कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कोशिश जरूरी है। योगी की नई जनसंख्या नीति, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून, बेलगाम आबादी पर लगेगा अंकुश, विकास में बाधक बढ़ती आबादी।
ये भीड़, ये गंदगी की इन तस्वीरों के साथ साथ तरक्की के रास्तों पर तेजी से ना दौड़ पाने की कसक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत अखर रही है। समूचे सूबे के माथे पर लगे पिछड़ेपन के इस दाग को दूर करने की गरज से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया। यूपी में 2030 के लिए जनसंख्या नीति का ऐलान। सीएम ने बढ़ती आबादी को विकास में बाधक बताया। आबादी पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान जरूरी। मुख्यमंत्री योगी को अब इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चलना है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी को ही प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधक माना। कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। 24 करोड़ वाले यूपी में आबादी पर नियंत्रण की कोशिश। 2021 से 2030 के लिए नीति प्रस्तावित। परिवार नियोजन कार्यक्रम के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम करने की कोशिश। जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। एक और योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया। जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके लिए बकायदा वेबसाइट में अपलोड करने के बाद लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। घर बनाने के लिए सस्ते ब्याज पर लोन, पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, नौकरी के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि। लेकिन इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में मौका नहीं होगा। निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक होगी। नौकरी में है तो प्रमोशन नहीं होगा। इस विधेयक के ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। योगी सरकार में मंत्रियों ने भी इसे समय की मांग बताकर इसका जोरदार समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पे भार पड़ता है, जो एक प्रकार से हम कहते हैं जनसंख्या एक्सप्लोजन का, तो इसलिए आवश्यक है कि हम सबको उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण है उस कानून का पालन करना चाहिए। योगी सरकार के लिए जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार करने वाले विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल ने बताया कि इस कानून के जरिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। ड्राफ्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन और डिसइंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराता है उस व्यक्ति को, अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी, उसको विकास प्राधिकरण के मकानों में आवंटन में वरीयता मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। आसान किस्तों पर लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। बहरहाल योगी सरकार के इस आबादी नियंत्रण कानून बनाने पर सियासत भी गरमाने लगी है। लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या के प्रवेश मार्ग पर आने वाले लोगों और गाड़ियों को जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से
चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है और आने जाने वाली हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है और अयोध्या में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें, जांच के दौरान किसी पर संदेह होने पर उनका पहचान पत्र देखने के साथ ही कड़ाई से पूछताछ भी की जा रही है और रिहायशी इलाकों में भी पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। किस तरीके की आज सुरक्षा बढ़ाई गई और सुरक्षा बढ़ाने का विशेष कारण क्या है? देखिए, सुरक्षा बढ़ाने का विशेष कारण तो आपको भी जानकारी है। वर्तमान में जो लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, इसको लेकर हम लोग विशेष अलर्ट हुए हैं और सतर्कता तो हमारी पूरी पहले से थी। हम लोग रेड जोन, ब्लू जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन के सारे बैरिकेडिंग पर चेकिंग चलती है, जैसा कि आप यहाँ खुद देख रहे हैं, पूर्व में भी और आज भी। आज हम लोग विशेष सतर्कता इसलिए कि एक एक आदमी को चेक करें, एक एक वाहन चेक करें, बाहरी व्यक्तियों को भी, चाहे अंदर के व्यक्तियों को, यहाँ कराने वाले क्यों ना हो, सभी को चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। दरअसल रणबीर सिंह गंगवा और सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा में बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनको किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि रणबीर सिंह गंगवा को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस बीच उनकी गाड़ी को किसानों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। असुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। हर वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड भी शामिल है। बिहार के रोहतास में आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इटली ने यूरो कप का खिताब जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। यूपी के बरेली में खेत में बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजस्थान के धौलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला हो गया। आरोप है कि ट्रांसफार्मर खोले जाने की सूचना पर ये टीम गांव पहुंची, तभी कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। म्यांमार के यांगोन में एक बार फिर कई लोगों ने सड़कों पर उतरकर सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां की सेना ने करीब 4 महीने पर तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को सत्ता से हटा दिया था, जिसके विरोध में वहां लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बार भी म्यांमार के यांगोन शहर में लोकतंत्र बहाल करने की मांग करते हुए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए इन लोगों ने सैन्य शासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। कई वहां की सेना के झंडे लेकर प्रदर्शन में पहुंचे। फिर एक जगह रुककर उन लोगों ने सेना के झंडों को आग लगाकर अपना विरोध जताया। शहर के कई इलाकों में इन लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसी साल फरवरी में हुए तख्ता पलट के बाद म्यांमार में कई बार हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं, जिनमें कई लोग मारे जा चुके हैं। राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ के भीलवाड़ा जिले में एक दलित लड़के की बकरी चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई की गई। इस दौरान पहले तो आरोपी को एक पेड़ से बांधकर लटकाया गया। उसके बाद इलाके के ही कुछ लोगों ने कानून का मखौल उड़ाते हुए आरोपी लड़के की बर्बरता से पिटाई की। वो चीखता रहा, वो पीटते रहे। वो रहम की भीख मांगता रहा। वो बेरहम बने रहे।
ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। पेड़ से लटकाकर यहाँ जिस शख्स की बर्बरता से पिटाई हो रही है, उस पर बकरी चोरी करने का आरोप है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात की कहानी अब की नहीं है। ये मामला अब से करीब 10 दिन पहले का है, जब गांव के ही एक परिवार की बकरी चोरी हो गई थी। बकरी चोरी के इसी शक की वजह से गांव के दबंग लोगों ने इस दलित लड़के को धर लिया और उसके बाद इस लड़के के साथ क्या हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बार बार ये शख्स गुहार लगाता रहा कि उसने बकरी नहीं चुराई है, लेकिन शक के आधार पर ये लोग इस लड़के के साथ बेरहमी से पेश आते रहे। दलित के साथ हुई बर्बरता का ये वीडियो जब वायरल हुआ, तब पुलिस एक्शन में आई। दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स की इस बर्बरता से पिटाई की गई, उसकी पहचान मोहनपुरा गांव के ही रमेश पलाई के रूप में हुई है। जबकि पुलिस का ये भी दावा है कि उसने उन लोगों की पहचान भी कर ली है जिन्होंने कानून को न सिर्फ हाथ में लिया, बल्कि दिन दहाड़े इस शख्स की पिटाई की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पिटाई की इस घटना को अंजाम देने वालों की पहचान बाबूलाल तेली और बर्दीचंद बारेट के रूप में हुई है। जो सोशल मीडिया पे मोहनपुरा के एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था, उसको ट्रेस करके मुकदमा दर्ज करके 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुसंधान सीओ साहब श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी राठौड़ कर रहे हैं और साथ ही आरोपियों को गांव से 151 में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दर्द से करहाते इस दलित युवक की कहानी उसी राजस्थान से आई है, जहां बीते कई दिनों से कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रही है। यही वजह है कि अब पुलिस इस मामले में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना चुकी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में महंगाई के विरोध में निकाली गई एक रैली में टीएमसी के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। एक गुट ने आरोप लगाया कि पार्टी के लिए दिन रात काम करने के बावजूद उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया। और इसी बात से नाराज लोगों ने रैली निकाल रहे दूसरे गुट का रास्ता रोक दिया। कुछ देर तक दोनों गुटों के बीच बहस होती रही, लेकिन तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी। इस हंगामे में कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से उलझे रहे। बताया गया कि टीएमसी के दोनों गुटों के बीच काफी मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। हंगामा करने वाले गुट ने आरोप लगाया कि महंगाई के खिलाफ बुलाए गए प्रदर्शन में उनकी अनदेखी की गई। बीजेपी सीपीएम इस पूरे हंगामे की वजह से इलाके में बहुत देर तक तनाव का माहौल बना रहा। बाद में वहां के हालात सामान्य करने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। भोपाल में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन करने, भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई और मुंबई में रहकर काम करती थीं। जवानों ने इन महिलाओं को उस वक्त पकड़ा जब ये चोरी चुपके अपने गांव लौट रही थीं। यूपी के आगरा में एक गोदाम में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जबकि कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी नुकसान के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस का रिसाव होने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में शराब बरामद करने का भी दावा किया है।
हरियाणा के पलवल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक टोल प्लाजा पर जमकर लूट की। ये सभी बदमाश वहां एक सफेद गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे और टोल प्लाजा के एक बूथ पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। फिर अचानक हथियारबंद दो बदमाश गाड़ी से उतरे और उनमें एक बदमाश उस बूथ के अंदर घुस गया। उसके हाथ में तलवार को देख वहां बैठे कर्मचारी तुरंत भाग गए। उस बदमाश ने तुरंत वहां रखे पैसे निकाले और दूसरे बूथ की तरफ बढ़ गया। दूसरे बूथ के अंदर दो कर्मचारी थे, जिनमें एक तो निकल गया, लेकिन दूसरा डर के मारे जमीन पर बैठ गया। जैसे ही वो बदमाश वहां पहुंचा तो उसने तलवार से उसे डराने की कोशिश की। फिर वहां रखे पैसों को लेकर वो आराम से चलता बना। 4,500 के करीब जो बूथ में पैसे थे, उनको भी लेकर वो वहाँ से भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि उसने बदमाशों की पहचान कर ली है। जो पहचान समझ में आ रही है उसके तौर पे टीम गठित कर दी गई है। बताया गया कि इस टोल प्लाजा पर कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अब हम आपको ऐसी तस्वीरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनको देखकर शायद आप डर जाएं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी लहर का कहर कुछ कम जरूर हुआ है, मगर इस तस्वीर को देखकर आपको यकीन होने लगेगा कि हो ना हो तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस में ढील मिलते ही बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर निकल गए हैं। लगातार उमड़ रही भीड़ और भीड़ की लापरवाही ने तीसरी लहर को एक तरह से न्योता देना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर को खुला न्योता, दिखने लगी लापरवाही की इंतहा। सैलानियों की भीड़ ने बढ़ाई आफत। क्या इन तस्वीरों को देखकर डर नहीं लग रहा? क्या ये तस्वीरें किसी बड़ी आफत को दावत देती नहीं दिखाई दे रही? इन तस्वीरों को जरा अपने जहन में रखिए और अब जरा आंख बंद करके बस 2 महीने पुराने उस मंजर को याद कीजिए, जब सारा मुल्क सांस के एक एक कतरे के लिए तड़प रहा था। अस्पतालों में एक एक बेड की खातिर कोई कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अपना घर मकान तक गिरवी रखने को राजी हो रहा था। इस मुल्क में शायद ही कोई होगा जिसकी आंखों को इन मंजरों ने आंसुओं से ना भर दिया हो। लेकिन 2 महीने के बाद ही उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो शायद उससे भी भयानक डर का वास्ता दे रही हैं। क्या ये तस्वीर हमें सिर पकड़कर सोचने को मजबूर नहीं कर रही हैं कि असल में ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत को दावत देने वाले हैं? कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर आने का अंदेशा बना हुआ है। इन सब के बीच कोरोना का खतरा भूल चुके लोग कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर मौज मस्ती के समंदर में गोते लगाने लगे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थल यानी सैलानियों की सैरगाह की तरफ जाने वाले रास्तों पर लंबे लंबे जाम नजर आने लगे हैं। वीकेंड पर लगातार मसूरी में बढ़ रही भीड़ पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, बिना स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के साथ मसूरी में होटल बुकिंग ना होने पर सैलानियों को वापस भेजा जा रहा है। पुलिस ने कुठाल गेट में बैरिकेडिंग लगाकर टूरिस्टों की चेकिंग करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों मसूरी में जिस तरीके की कुछ तस्वीरें आई थी और वहां बहावई भीड़ देखने को मिल रही थी, उसी हिसाब से अब देहरादून पुलिस और प्रशासन ने एक निर्णय लिया है और मसूरी जाने वाले उन सभी लोगों को लगभग रोक रही है। और वही लोग मसूरी में जाएंगे अब जिनके पास मसूरी का जो होटल है, होटल की बुकिंग होगी या रजिस्ट्रेशन किया गया हो, वही उन्हीं लोगों को ये मसूरी जाने की अनुमति दी जा रही है। वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सैलानियों की भरमार लग गई है। अपर धर्मशाला की ग्लोबल सिटी धर्मशाला में भी सैर सपाटा करने वालों की भीड़ नजर आई। क्राउड को आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्राउड जो है, कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वीकेंड है। और मैदानी इलाकों में जिस तरह से जो झुलसने वाली जो गर्मी पड़ रही है, उस तपिश को कहीं ना कहीं मिटाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो राहत की सांस लेने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कोविड काल में अगर हम एहतियात ना बरतें और हम लोग कहीं परेशानी के सबब में ना उलझ जाएं।
टिहरी जिले में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जिले की एंट्री पॉइंट पर चेकिंग तेज कर दी है। अब बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के जिले में एंट्री नहीं दी जा रही है। कैंपटी, धनौल्टी, कर्णताल, नई टिहरी और टिहरी झील बोटिंग पॉइंट में भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग के लिए जिले में 13 चेक पोस्ट बनाए। जिला टिहरी की अगर हम बात करें तो कुल 13 चेक पोस्ट लगातार हमारे जिले में काम कर रहे हैं, जिसमें नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के बाद ही एंट्री हमारे जिले के अंदर है। ये सही है कि कोरोना की वजह से लोगों का कारोबार चौपट हो गया, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि जरा सी लापरवाही लोगों को बहुत बुरी तरह चौपट कर सकती है। हमारे कुटुंब में कम से कम 10 लोग हैं, उसका पेट भरना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। तो ये सरकार ने खुलना चाहिए अभी, ये टाइगर पॉइंट, लायंस पॉइंट, इसके वजह से हमारा रोजगार है, बाकी इधर कुछ नहीं, खेतीबाड़ी नहीं, कुछ नहीं। पर्यटन स्थलों की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना महामारी कभी थी ही नहीं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान के आमेर में आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम में आए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे थे, जहां अचानक बिजली गिर गई और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें 12 लोगों की गंभीर रूप से वो झुलस गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं बिजली गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। जिस जगह आसमानी बिजली गिरी वहां दोनों ओर गहरी खाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। राजस्थान में आकाशीय बिजली कहर बरपा रही है। राज्य में आसमानी बिजली गिरने से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 11 वो लोग हैं जो आमेर की पहाड़ी पर गिरी आसमानी बिजली की चपेट में आ गए थे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस दौरान ये बिजली गिरी और दूसरी तस्वीर के बिजली गिरने के बाद किस तरह से वहां पर चारों तरफ हाहाकार मच गया और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें जिस वक्त आसमानी आफत गिरी कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे थे, तो वहीं राज्य सरकार ने अब मरने वालों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है।